नमस्कार। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन और वंदन। हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर रजनी जोशी जी, एलबीएस बीएड कॉलेज के समस्त प्राध्यापकगण और बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की छात्राध्यापिकाएं। मैं डॉक्टर नंदिनी गुप्ता इस वेबिनार में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं और विशेष रूप से डॉक्टर रजनी जोशी जी का समस्त महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए इस वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। इस नई शिक्षा नीति में केजी से लेकर पीजी स्तर तक के वर्तमान शैक्षणिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन की अनुशंसा की गई है। यह नीति एक नए भारत की नींव रखेगी। इस नीति का स्वरूप इतना गहन और व्यापक है कि इसके विभिन्न आयामों को समझने के लिए कई परिचर्चाएं और व्याख्यान मालाएं आयोजित की जा सकती हैं। हमारी आज की इस वेबिनार का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में अध्यापक की भूमिका और अध्यापक शिक्षा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए मैं आपका परिचय हमारी आज की मुख्य वक्ता से करवा दूं। हमारी आज की मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर रजनी जोशी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्कूल ऑफ एजुकेशन की संकाय प्रमुख और डीन हैं। आप सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज की डायरेक्टर हैं। आपने जंतु विज्ञान में एमएससी की है और संस्कृत भाषा में एमए की डिग्री प्राप्त की है। यह संयोग बहुत दुर्लभ होता है कि कोई विज्ञान का विद्यार्थी संस्कृत भाषा में स्नातकोत्तर डिग्री करे। आपने एजुकेशन में एमफिल की है और एजुकेशन में ही पीएचडी की है। आपको शिक्षण कार्य का 35 वर्षों का लंबा अनुभव है। आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, विद्यालय प्रशासन एवं संगठन और दूसरी है प्रभावी शिक्षण। भारतीय विरासत और जेंडर पर प्रकाशित होने वाले जर्नल सुमंगली की आप एडिटर हैं। साथ ही 2 सेमिनार्स की प्रोसीडिंग्स जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई हैं, उनका आपने संपादन किया है। आपके अभी तक 30 पेपर्स और आर्टिकल्स विभिन्न जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। आप अभी तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार्स में 25 पेपर प्रेजेंटेशन कर चुकी हैं और 35 से अधिक सेमिनार में आपने सहभागिता निभाई है। आप इग्नू और यूपीआरटी ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के कई पाठ्यक्रमों की कोर्स राइटर रही हैं। आपने पीएचडी, एमफिल और एमएड के विद्यार्थियों का शोध निर्देशन भी किया है। हमारा सौभाग्य है कि आज इतनी अनुभवी और विदुषी शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमें उनके विचारों को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद यह नीति आई है, जिसके लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए प्रबुद्ध लोगों के साथ बहुत गहन विचार मंथन किया गया और इस मंथन से यह अमृत कलश प्राप्त हुआ है, जो भारत की पहचान को वैश्विक स्तर पर एक विश्व गुरु के रूप में, नॉलेज सुपर पावर के रूप में पुनः स्थापित करेगा। यह हमारे देश के युवाओं को ग्लोबल सिटीजन भी बनाएगी, किंतु साथ ही उन्हें भारतीय संस्कृति की जड़ों से जोड़े भी रखेगी। इसका लक्ष्य है कि शिक्षा बालक का समग्र और संतुलित विकास करे और किसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बालक को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके। शिक्षण प्रक्रिया आनंदमयी हो, बाल केंद्रित हो, लचीली हो और साथ ही अनुभव, खोज और खेल पर आधारित हो। शिक्षा खेल पर आधारित हो, इस संबंध में मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको बताना चाहूंगी। एक छोटा बालक अपने पिता के साथ बाजार जा रहा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी एक छोटे बकरे को रस्सी से खींच कर ले जा रहा है। बकरे का बच्चा रस्सी को उल्टी तरफ खींच रहा था। वह जाना नहीं चाहता था। उसकी आंखों में पानी था। बच्चे ने पिता से पूछा, ये आदमी इसे कहाँ ले जा रहा है? पिता ने कहा, ये इसे काटने के लिए ले जा रहा है। तो बच्चा बोला, ओहो, मैंने सोचा कि यह इसे स्कूल ले जा रहा है। यानी बच्चे के लिए स्कूल जाने का दर्द
कटने के दर से भी बड़ा था। कस्तूरी रंगन समिति, कस्तूरी रंगन जिन्हें हम जानते हैं, जिनकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया है, इस समिति ने बाल्यावस्था के इस दर्द को समझा और इस नीति के माध्यम से ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार की है जिसमें बच्चा खुशी खुशी स्कूल आएगा और खेल खेल में सीखेगा। बच्चे को खेल पसंद है और वह घर या गली में इसलिए भागता था क्योंकि स्कूल में उसे खेल नहीं मिलता था। इसीलिए शिक्षा के वर्तमान ढांचे 10+2 को बदलकर यहाँ 5+3+3+4 कर दिया गया है। यहाँ प्रथम 3 वर्ष प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के माध्यम से उसे स्कूल जाने के लिए तैयार किया जाएगा। शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, बहुविषयात्मक उपागम को अपनाया गया है। यह विषयों की संकीर्ण सीमाओं को लांघकर शिक्षा की एक ऐसी भव्य इमारत का निर्माण करना चाहती है जिसकी दीवारें सभी विषयों के ज्ञान से मिलकर बनी हों और जो व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र की समस्याओं को संरक्षण और समाधान दे सके। शिक्षक ही हमारी अगली पीढ़ी को आकार देते हैं। इसी कारण शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहते हैं। एक अच्छा शिक्षक ही विद्यार्थी को अच्छा इंसान बनाता है। शिक्षक में वो ताकत है जो बालक के गुणों को पहचान कर उसे तराश कर हीरा बना सकता है। इतिहास गवाह है कि आचार्य चाणक्य ने गांव के एक साधारण लड़के चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया था। इसीलिए कहते हैं कि एक शिक्षक की गोद में निर्माण और प्रलय दोनों पलते हैं। किंतु वर्तमान में अध्यापक और अध्यापक शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है और यह चिंता निराधार भी नहीं है। यह विचारणीय प्रश्न है कि जब शिक्षा की गुणवत्ता को संभालने की बागडोर जिनके हाथों में हो वही कुशल और दक्ष नहीं होंगे तो हम अच्छी शिक्षा की कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शिक्षकों की गुणवत्ता, प्रेरणा और सशक्तिकरण पहली आवश्यकता है। जॉन डीवी ने भी कहा था कि यदि आज भी हम वैसा ही पढ़ाएं जैसा हमने कल पढ़ाया था तो हम अपना भविष्य बर्बाद कर देंगे। इस कथन में कहने का अभिप्राय है कि शिक्षक को समय के साथ बदलना होगा। इसके लिए शिक्षक को अपने ज्ञान और कौशल को निरंतर अपडेट करना होगा। When a teacher learns, a nation leads. जब एक शिक्षक उन्नति करता है तो राष्ट्र प्रगति करता है। आज जब नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं तो शिक्षक को भी उसी के अनुसार प्रशिक्षित करने की जरूरत है। शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करने की भी आवश्यकता है। इसीलिए नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य शिक्षक को सक्षम और समाज का सर्वाधिक सम्माननीय नागरिक बनाना है। सीखना बंद तो जीतना बंद, हुनर है तो कद्र है। अपने हुनर और प्रतिबद्धता के दम पर ही अध्यापक अपनी उस गरिमा को पुनर्जीवित कर सकता है। आज हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर रजनी जोशी जी इसी विषय पर अपने विचार रखेंगी कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापक की क्या भूमिका होगी और अध्यापक शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा। मैडम रजनी जोशी जी। प्रश्न ये उठता है कि इतने समय से जिस राष्ट्र में हम एक पुरानी शिक्षा नीति से ही कार्य कर रहे हैं, उसके अनुसार ही शिक्षण कर रहे हैं, उसके अनुसार ही बच्चों को अधिगम करने का मौका मिल रहा है, तो निश्चित ही आप सोच सकते हैं कि हम कितने पीछे रह गए होंगे या जो आज की आवश्यकता है हम उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं अपने बच्चे के विकास के दृष्टिकोण से, या जो हमारा अधिगम करता है स्कूल में हम उसको वो नहीं दे पा रहे जो उसकी आज की आवश्यकता है। अब इस नीति में जो ये नीति बनाई गई है इसके कुछ मुख्य आधार लिए गए हैं। इस नीति का जैसे कि आपको डॉक्टर नंदिनी जी ने बताया कि इसका जो इस अमृत कलश की जो उत्पत्ति हुई है इसमें बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद थे, उन्होंने इसमें बहुत चिंतन किया और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस नीति के जो प्रमुख स्तंभ हैं वो सबसे पहला स्तंभ तो ये है कि ये नीति ऐसी होनी चाहिए जो हर बच्चे के पहुंच पे हो,
हर बच्चा जिसकी एक्सेस कर सकता हो। दूसरा, हर बच्चे के लिए समानता होनी चाहिए, मतलब जो हमारे राष्ट्र का नागरिक है उसको ये शिक्षा नीति मिलनी चाहिए। और तीसरी जो प्रमुख बात है वो ये है कि केवल शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसको मिलनी चाहिए। इसके साथ ही शिक्षा ऐसी हो कि वो किसी कारणवश इससे वंचित रह जाए, ऐसे नहीं, बल्कि सभी के लिए ऐसी शिक्षा नीति हो कि जो सब इसके इसका तक पहुंच सके, इसको अफोर्ड करें, जो सबके सामर्थ्य के अंतर्गत हो। और ये शिक्षा नीति से हमें जवाबदेही का गुण भी हमें विकसित होना चाहिए, चाहे हम टीचर हैं, चाहे हम उसके अंदर पढ़ने वाले हैं, चाहे पढ़ाने वाले हैं, चाहे इन शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने वाले हैं, इन सभी के लिए जवाबदेही भी इसमें सुनिश्चित की गई है। मतलब सुनिश्चित नहीं की गई है, लेकिन ये नीति इस तरह की है कि वो हर व्यक्ति जवाबदेह होगा। इसके बाद हम अब आते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। अब आज देखिए, हमारे विश्व में अनेकों परिवर्तन हो रहे हैं। एक और विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है, तो दूसरी ओर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है प्रदूषण की, जल स्तर के घटने की, और आज आप एक बहुत बड़ी समस्या का इसमें सामना कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कोविड-19 महामारी। अब कोविड-19 महामारी, जिसके कारण आज हम आपसे दूर बैठ के लेकिन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आपकी समक्ष पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इससे निष्कर्ष हुआ क्या कि ये सब जब हम एक और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, अपनी समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो आज हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि हम जो कुछ काम करते हैं, जो कुछ हम शोध कर रहे हैं, वो ऐसे हो जिसमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम उनको समाप्त न करें, और जो कुछ नई चीज करें, नई खोज करें, वो ऐसी हो जिसमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये इस समय की हमारी वर्तमान स्थिति है, जिसके लिए हमें अपने विद्यार्थी को तैयार करना है, अपने नागरिक को तैयार करना है। और दूसरी ओर, अब जहाँ एक तरफ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर क्या है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें क्या करते हैं हम, आज जो हम बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं वो किस आधार पे कर रहे हैं, उसके स्मरण शक्ति के आधार पे करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो बच्चा अधिक स्मरण कर सकता है उसको हम कह देते हैं वो अधिक योग्य है, वो क्षमतावान है, वो प्रखर विद्यार्थी है। और दूसरी ओर उस बच्चे को हम इसमें महत्व नहीं दे रहे हैं जिसमें अपनी चिंतन शक्ति है, सृजनशीलता है, नई चीजों को, नवाचार को उत्पन्न करने की क्षमता है, और जो अपने ढंग से, नए ढंग से कोई नई चीज को उत्पादित करना चाहता है, और उस बच्चे के लिए इसमें कोई भी स्थान नहीं है। हम केवल स्मरण के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करके उसको हम कह देते हैं कि ये हमारा बहुत ही योग्य व्यक्ति है। तो क्यों इस तरह की स्थिति आई है? ये हमारी जो शिक्षा नीति थी उसमें ये एक बहुत बड़ा दोष था कि हम बच्चे की स्मरण शक्ति का मूल्यांकन कर रहे थे, न कि उसके अंदर जो विलक्षण क्षमताएं हैं बच्चे के अंदर, उन क्षमताओं का हम किसी भी प्रकार से उसका आकलन नहीं कर पा रहे थे। तो आज हमें एक ऐसे नागरिक को विकसित करना है, एक ऐसे बच्चे को हमें विकसित करना है कि जो हमारे जिसमें स्वयं चिंतन करने की क्षमता हो, स्वयं तार्किक क्षमता हो, स्वयं वो विश्लेषण कर सकता हो, और वो स्वयं कोई नए सिद्धांत की स्थापना कर सकता हो। हम अभी तक जो पढ़ते हैं वो हम क्या कर रहे हैं कि दूसरों के बनाए हुए सिद्धांतों को रटते हैं, हम उन्हीं को पढ़ते हैं। किसी ने कोई सिद्धांत बना दिया कई वर्षों से, कुछ चीजों में तो ऐसा है कि जब हम पढ़ते थे तब के सिद्धांत हम आज के सिद्धांत
भी वही पढ़ रहे हैं, वो ठीक है, हम उनको पढ़ें, लेकिन उसके बाद नई चीजें भी उसमें जोड़नी चाहिए। तो इसमें तो ये जो हो रहा है, ये जो सिद्धांत हम कर रहे हैं, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने विद्यार्थी को ऐसा अवसर ही नहीं दिया कि वो स्वयं अपने ज्ञान की रचना करे, अपना चिंतन कर सके, या अपने तर्क के द्वारा कोई नई चीज की स्थापना कर सके, या अपनी सृजनशील शक्ति का जो है उन्नयन कर सके। और इसके वजह से हुआ क्या कि बच्चे ने वही रटा जो लिखा था, और उसके बाद उसने जितना अधिक रट लिया उसको हमने डिक्लेयर कर दिया, और उसकी जो अपनी क्षमता है उसके लिए हमने कोई भी प्लेटफॉर्म वहां पे नहीं रखा। बच्चे को हमने बाहर से सिखाया, उसको इम्पोज किया सीखने के, हमने उसके ऊपर दबाव डाला कि उसे यही पढ़ना है, यही पाठ्यक्रम पढ़ना होगा। लेकिन अब आज की शिक्षा नीति की विशेषता क्या है, ये समझना हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की शिक्षा नीति कहती है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को विकसित करना है जो व्यक्ति स्वयं सिद्धांतों को का निर्माण कर सके, स्वयं सिद्धांतों को, नियमों को स्थापित कर सके। तो ये बच्चा कौन सा होगा? और ये जब करेगा तो इससे क्या होगा कि हमारे जो मतलब भारतीय जो हमारा चिंतन है उसका विकास होगा, और इसके अलावा जो हमारे मूल्य हैं, संस्कार हैं, संस्कृति है, उनको हम जीवित रख सकेंगे। और ये सब चीजों को जीवित रखते हुए अगर हमारा विद्यार्थी कल के दिन एक बहुत बड़े सिद्धांत की स्थापना करता है, बहुत बड़े व्यवसाय में योग्यता पाता है, तो क्या होगा कि जो हमारी भारतीयता है, या जो हमारे भारतीय मूल्य हैं, संस्कार हैं, संस्कृति हैं, इनका समापन नहीं होगा, इनको हम भूलेंगे नहीं। अगर आप अपने इतिहास को देखें, भारत एक इतना समृद्ध राष्ट्र है कि जिसके इतिहास में अगर आप जानना चाहें, थोड़ा आप इतिहास की ओर अगर देखें, तो यहाँ पे नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे, और सुश्रुत जैसे चिकित्सक होते थे, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक थे, चाणक्य जैसी रणनीति शास्त्र थे, शास्त्र के विशेषज्ञ थे, और गार्गी और मैत्री जैसी ऋषिकाएं थी जिन्होंने वेदों की ऋचाओं का वर्णन का निर्माण किया था, उनका रचना की थी, उनकी रचयिता थी। तो ऐसी महिलाएं जहाँ पे थी, जहाँ पे ऐसे वैज्ञानिक थे, तो उस देश में आज हम ये कहते हैं, उस राष्ट्र में, कि हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हम कुछ भी नया काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये स्थिति ऐसी नहीं है, हमने अपने को ऐसा अवसर ही प्रदान नहीं किया कि हम लोग स्वयं कुछ करें, हमारे में क्षमता है। लेकिन कारण क्या था? क्योंकि हमारी नीतियां ऐसी थी कि हमने बच्चे को अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं करने दिया। अब यहाँ से ये जो गैप आया हमारा कि हम क्या कर सकते थे और हम क्या नहीं कर पाए, और कहाँ हमारा विश्व पहुंच रहा है। अगर हम ये सारी चीजों को अगर हम इसमें ध्यान में रखें, तो हमें अब आज के दिन एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे हमारी शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आता है, बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। अब इसकी आवश्यकता इसलिए है कि हमें एक ओर भारत की विविधताओं को, सभ्यता को और संस्कृति को सम्मान करते हुए, और दूसरी ओर वैश्विक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलना है। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को विकसित करना है जो वैश्विक स्तर पर वैश्विक आवश्यकताओं को भी हम ध्यान में रख सके, हमारी आज की क्या वैश्विक आवश्यकताएं हैं, और साथ में हम अपने राष्ट्र की विविधताओं, सभ्यताओं और संस्कृति को भी ध्यान में रखते हुए, और साथ में स्थानीय आवश्यकता हमारी क्या है उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक स्तर से लेकर पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक एक बदलाव की आवश्यकता है।
यह बदलाव जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आपको पूर्णतया दिखाई देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है हमारी, ये इसको हम कहेंगे कि पूर्णतया भारतीय संस्कारों, संस्कृति और सभ्यताओं को ध्यान में रखते हुए वैश्विक जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करता है। अब प्रश्न उठता है कि ये सारी बातें तो हमने कही कि हमें शिक्षा प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है, हर स्तर पे हमें बदलना है, उसके हमें कहना चाहिए कि उसके चिंतन को बदलना है बच्चे के। तो अब ये कार्य करेगा कौन? इस कार्य को कौन करता है? अंततः शिक्षक को ही करना पड़ता है। वो ही करना पड़ता नहीं है बल्कि वो करता है। क्यों करता है? क्योंकि जितनी भी शैक्षिक हमारी शिक्षा नीतियां आती हैं शिक्षा से संबंधित, उसका अंततः क्रियान्वयन शिक्षक के हाथों से ही होता है, शिक्षक के माध्यम से ही होता है। अब आज हम जो शिक्षक की, तो इसलिए आज के दिन शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब शिक्षक की भूमिका क्या है? इसमें हमें सबसे पहले तो शिक्षक का, अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस तरह का अपना राष्ट्र बनाएं, हम अपनी शिक्षा में परिवर्तन करें, हम सारी चीज बदल दें, विद्यार्थियों को हम मतलब वैश्विक स्तर तक भी पहुंचाएं और वो अपनी जड़ों को भी ना भूले। और इसमें कहा भी गया है कि शिक्षा नीति में जो इसके प्रिंसिपल्स ऑफ ये पॉलिसी है, इसमें सब एक बात कही गई है कि इसमें हमें अपनी भारतीय जड़ों और गौरव से जुड़ने की आवश्यकता है। मतलब हमारी जड़ें कहाँ से है हमें ये पता होना चाहिए, और क्या हमारा महत्व है, हम कितने गौरवशाली थे, हम कैसे थे, हमें पहले ये पता होना चाहिए। तब हमारे बच्चे जो हैं शीर्ष स्थान तक पहुंचे। यानी कि एक ओर हमें बच्चे का विकास वैश्विक स्तर पे करना है, तो दूसरी ओर हमें अपनी जड़ों को और अपने गौरव को भी नहीं भूलना है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी भूमिका अब होती है शिक्षक की। तो मैं अधिक समय इधर ये पॉलिसी में न लेके अब मैं सीधे अपनी बात पे आना चाहती हूँ कि शिक्षक की फिर भूमिका इसमें क्या है, एक अध्यापक किस तरह से इसमें अपनी भूमिका अदा कर सकता है, जिससे कि वो इस तरह के एक वांछनीय नागरिक को यहाँ इसमें हम उसका विकास कर सकें, उसको अग्रसर कर सकें आगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो उसकी भूमिका है, इसकी भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण पहला बिंदु ये आता है कि वो उसे ये समझना है, कोई भी शिक्षक को अब ये समझने की आवश्यकता है कि मुझे देश के लिए एक कैसे नागरिक का विकास करना है। क्योंकि जो नागरिक का विकास करता है वो एक शिक्षक करता है। हमारे विद्यालयों से ही नागरिक निकलते हैं। हम बच्चे जो हमारे समाज में जाते हैं वो हमारे समाज के नागरिक हैं, समाज के प्रतिनिधित्व हैं। तो उनको हमें किस प्रकार का बनाना है, वो कैसे उनको बनाएगा। अब जैसे इस पॉलिसी में लिखा हुआ है कि इससे बच्चे जो हैं वो इस तरह के बच्चे को हमें तैयार करना है, या एक ऐसे नागरिक को तैयार करना है जिसमें करुणा हो, जिसमें तर्क संगतता हो, जिसमें सहानुभूति हो, जिसमें वैज्ञानिक चिंतन हो, जिसमें रचनात्मक चिंतन हो, जिसमें सृजनशीलता हो। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हमें विकसित करना है तो इसके लिए एक शिक्षक की या अध्यापक की ये भूमिका होती है कि सबसे पहले उसे समझना है कि मैं कैसे नागरिक को तैयार कर रहा हूँ, मैं जिस नागरिक को इस समाज में भेज रहा हूँ उसमें क्या विशेषताएं उसकी होनी चाहिए। दूसरी उसकी भूमिका होती है कि जो उसके पास स्कूल में बच्चे आते हैं, विद्यालय में आपने देखा कि अनेक प्रकार के विद्यालय, अनेक स्तरों से बच्चे आते हैं, अनेक पृष्ठभूमियों से बच्चे आते हैं। तो उसको अपने विद्यालय में हर बच्चे को स्वीकार करना है। ठीक है, तो हर बच्चे को कैसे वो स्वीकार करेगा? जब वो ये मानेगा कि विद्यालय के अंदर आया हुआ बच्चा जो है उस बच्चे में क्या है,
वो एक विद्यालय में ऐसा बच्चा आया है जो हमारे देश का नागरिक कल बनने जा रहा है। और इस नागरिक को, ये एक नागरिक है, वो बच्चा कहाँ से आया, कैसे आया, किस पृष्ठभूमि से आया, हमें इससे मतलब नहीं है। हमको क्या करना है कि उसकी जो क्षमता है, उसके अंदर जो विलक्षण प्रतिभा है, उसका हमें सम्मान और संवर्धन करना है। हर बच्चे में, हम मनोविज्ञान में पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है और उसके इस यूनिकनेस की को हमें सम्मान प्रदान करना है। और उस सम्मान के साथ साथ हमें उसके लिए एक मार्गदर्शक बनना है, उसके लिए एक सहायक बनना है, और उसको जिससे वो अपने इस विलक्षण क्षमता का संवर्धन कर सकता है। इसके बाद अगली जो भूमिका है शिक्षक की, वो ये होती है कि उसे विद्यार्थी में ज्ञान का विकास करना है। अब ज्ञान का विकास ये बहुत विस्तृत शब्द है। ज्ञान उसका संबंधित विषय से भी हो सकता है, ज्ञान अनेक क्षेत्रों से हो सकता है। तो इसमें उसको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे में ये सब क्षमताओं का विकास करने के साथ उसे कुछ नया ज्ञान भी सिखाना है, उसे नई चीजें भी सीखने का अवसर देना है, उसको एक ऐसा एक्सपोजर देना है जिससे वो नई परिस्थितियों की कल्पना कर सके, उन परिस्थितियों में चिंतन कर सके। तो वो कहाँ आगे क्या कर सकता है, उसे कैसे करना है, तो वो भी हमें शिक्षक का ही की भूमिका होती है जो वो उसे अपने विद्यालय में करेगा। इसके साथ साथ हर शिक्षक की ये बहुत बड़ी भूमिका होगी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कि उसका बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो अपने विद्यार्थियों को भारत की जड़ों से और उसके गौरव से उनको जोड़ने का प्रयास करे। तो अब इसके लिए वो क्या कर सकता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस भी समुदाय के बीच में हैं, वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो वहाँ पे बहुत पुरातन होती हैं, उनका अपना एक इतिहास होता है। अगर हम बच्चे को इस प्रकार का मतलब अवसर प्रदान करें कि वो वहाँ पे जाएं, उनको देखें, उनका अनुभव करें, वहाँ के लोगों से पूछें ये क्या है, क्यों बनाया गया, किसने बनाया, तो इस तरीके से क्या है कि वो अपने जो हमारे देश की जो भारतीय संस्कृति है वो उससे जुड़ेगा, वहाँ के नियमों को उसको पता करेगा। अगर उसके गांव में कोई पेड़ है तो वो उसको जानेगा उसके बारे में कि ये पेड़ कितना पुराना है, क्यों इसको यहाँ पे लगाया था, किस तरीके से, मतलब किसने लगाया होगा, कितने साल पुराना है। तो ये सारी चीजें तो क्या है, वो सबसे पहले जो अपना स्थानीय वातावरण है वो उससे जुड़ेगा। तो हमें जो मैं बता रही थी कि भारत का गौरव जो है, अब जैसे आप लोग राजस्थान में बहुत ही जगह जगह बाहर से लोग वहां जाते हैं रहने के लिए, लेकिन वहां पे जो बच्चे हैं उनको भी उसका इतिहास पता होना चाहिए, उसके बारे में सारी जानकारी पता होनी चाहिए। तो वो जो है, तो उसके बारे में अगर बच्चे अध्ययन करके आते हैं, वहां से एक पूरी जानकारियां लेके आते हैं, तो वो निश्चित ही उन सारी चीजों से क्या करते हैं, उनको वो जानते हैं। इसके अलावा बच्चों को, तो उसके अलावा जैसे वहां पे कुछ स्वतंत्रता सेनानी जैसे होते हैं, या कोई ऐसा है जो बहुत बड़ा देश प्रेमी था, उसने देश के लिए बहुत कार्य किया, तो उसे पता होना चाहिए कि मेरे आसपास कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह के कार्य किए हैं, उनका क्या योगदान है अपने देश के लिए, उनका नाम क्यों जाना जाता है यहाँ पे। तो उससे हम क्या होगा कि अपने गौरव और अपनी जड़ों से जुड़ पाएंगे। इसके बाद दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि इसकी एक शिक्षक की आज इस संदर्भ में जो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका शिक्षक होनी चाहिए। वो ये है कि शिक्षक को, अध्यापक को किसी भी जिज्ञासा को, मतलब जो विद्यार्थी के द्वारा कोई जिज्ञासा अगर उसके सामने प्रस्तुत की जाती है तो उसको संतुष्ट करना उसका कार्य है। उसको, टीचर को उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहिए। वो कैसे संतुष्ट करता है,
ये बात अलग है, वो स्वयं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। लेकिन जो बच्चे की एक जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा संतुष्ट करना भी शिक्षक का कार्य है। क्योंकि अगर हम जिज्ञासा उसको संतुष्ट नहीं करते और उससे कहते हैं कि अरे इस तरह की बात मत पूछा करो, या इस तरह का अगर हमारा दृष्टिकोण होगा तो, लेकिन अगर हम वो कुछ पूछता है हमसे, कोई नई बात करना चाहता है, कोई नया अपना उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है, या कोई नई चीज उसके मस्तिष्क में आती है वो हमसे शेयर करता है, तो हमें जरूर उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और अगर वो कोई मतलब प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है तो हमें जरूर उसका उत्तर देना चाहिए, चाहे आज नहीं तो 2 दिन बाद, लेकिन उसकी उस जिज्ञासा को संतुष्ट करना भी हम एक शिक्षक का कार्य है। क्योंकि जब तक हम उसमें इस तरह से उसकी जिज्ञासाओं के लिए एक सुगमकर्ता नहीं बनेंगे, तो तब तक क्या होगा कि विद्यार्थी का जो स्वतंत्र चिंतन है वह उसको, मतलब वो जो स्वतंत्र चिंतन है और उस स्वतंत्र चिंतन के माध्यम से विद्यार्थी जो एक नए ज्ञान का सृजन करना चाहता है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अलावा हमें बच्चे के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को भी महत्व देना होगा। अभी तक हम क्या करते थे कि प्राथमिक स्तर में हो चाहे बड़े स्तर में हो, हमने एक भाषा को अपना आदर्श बना लिया था। हम उसको जबरदस्ती उस भाषा को बोलने के लिए बाध्य करते थे। हमारा एक कहना चाहिए स्टेटस सिंबल था हमारे समाज में कि अरे इसको अंग्रेजी बोलने नहीं आती, तो वो जो है मतलब कहना चाहिए कि सामाजिक दृष्टिकोण से वो जो है वो कहना चाहिए कि वो उस वर्ग में नहीं आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषा को महत्व देना शिक्षक का काम है। क्यों काम है? क्योंकि हम अपना चिंतन जो है अपनी भाषा में करते हैं, हम कोई भी सोच विचार करते हैं अपनी भाषा में करते हैं। लेकिन अगर उसको मतलब प्रकट करने के लिए, उसका अभिव्यक्तिकरण करने के लिए अगर शिक्षक उसको मौका नहीं देगा तो क्या होगा कि वो जो उसकी एक रचनात्मकता उसमें विकसित हो रही थी, कि या कोई एक मौलिक विचार उसके मस्तिष्क में था, वो दूसरी भाषा में अपने विचार को नहीं प्रस्तुत कर पा रहा है। तो इस विचार को वो अपनी भाषा में अच्छी तरह कर पाता है, तो इसके लिए हमें उसको अवसर देना चाहिए। इसके अलावा शिक्षक की बहुत भूमिकाएं हैं इसमें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुख्य भूमिकाओं को ले लूं। इसके बाद जो उसकी भूमिका अब आती है वो है उसके आकलन की। हम जो हमारी कक्षा में बच्चे हैं, अध्यापक के साथ हर स्तर के बच्चे हो सकते हैं। अगर हम प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो छोटे बच्चे होंगे, माध्यमिक स्तर के हैं टीचर हैं तो वहां पे बड़े बच्चे होंगे। लेकिन हर स्तर पर बच्चे के जो हम अभी तक हम बच्चे का मूल्यांकन करते थे, लेकिन आज की अवस्था में बच्चे के मूल्यांकन की नहीं बल्कि आकलन की आवश्यकता है। आकलन मूल्यांकन में आप लोग पढ़ते होंगे बहुत बड़ा अंतर होता है। हमें मूल्यांकन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम तो बच्चे को विकसित कर रहे हैं, तो हम मूल्यांकन क्यों करेंगे? हम उसका आकलन करेंगे, और आकलन करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम सदैव उसको फीडबैक देंगे, उसको पृष्ठ पोषण देंगे कि उसमें कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। तो ये सुधार की आवश्यकता हम जब उसको बताएंगे तो हम बार बार उसको सुधारने के लिए उसको निर्दिष्ट करेंगे, उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो विद्यार्थी आगे बढ़ेगा, वो अपनी कमियों में अपने को मतलब उनको दूर करेगा और आगे बढ़ेगा, अपने को और उत्कृष्ट बना सकेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें विद्यार्थी के लिए एक आकलन कर्ता बनना है, मूल्यांकन करता नहीं। हम उसको पूरा ये नहीं कह देंगे ये विद्यार्थी कहता है, बल्कि हमारा प्रयास क्या है? हम उसका आकलन कर रहे हैं। हम बीच बीच में उसको देखते हैं कि जिस गति से हम चाहते हैं बच्चा उस तरीके से आगे बढ़ रहा है, या आकलन के अंतर्गत हम उसका
दूसरी बात मैं कहूंगी कि आकलन के साथ हमको उसका सतत एवं उसको क्या बोलते हैं हम, सीसी को कंटिन्यूअस सतत तथा संपूर्ण उसका हमें आकलन करना होगा। तो ये जो आकलन है, इस आकलन में हमें सदैव ये दृष्टिकोण रखना होगा कि अगर बच्चा इसमें इतना नहीं कर पाया है तो अगली बार ये इम्प्रूव करेगा, हम इसको आगे सुधारेंगे, हम इसको पृष्ठ पोषण प्रदान करेंगे, हम इसको बताएंगे कि कहाँ पे उसको कमी है, कहाँ पे वो नहीं सीख पा रहा है, या किस तरीके से उसे अपना कार्य करना चाहिए। तो उसमें हम जैसे हम उपचार की तरह से, एक डॉक्टर की तरह से टीचर का रोल होगा वहाँ पे, कि हम अपने बच्चे के डॉक्टर हैं कि कैसे उसके व्यक्तित्व का विकास करें, कैसे उसमें संस्कारों का विकास करें, कैसे उसमें अच्छे मूल्यों का विकास करें। तो इस तरीके से एक शिक्षक जो है अपने बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएगा, उसका एक अच्छा व्यक्तित्व विकसित करने के लिए। तो इसके अलावा हमें एक और बहुत बड़ी चीज है आज के संदर्भ में, जिसमें हमारे विद्यार्थी को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इंटरेक्शन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। क्यों? समूह में अंतर क्रिया करने की आवश्यकता दी जानी चाहिए। तो शिक्षक की यह एक भूमिका होगी कि वो विद्यार्थियों को जब कक्षा में पढ़ाता है या पढ़ाने के बाद कोई कार्य उनसे करवाता है उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, तो उसमें वो ऐसी गतिविधियों को सम्मिलित करे जिसमें बच्चे एक दूसरे के समझ में आए, चाहे वो समूह में कार्य करें या समूह में किसी चीज का अध्ययन करके लाएं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से प्रतिक्रिया अंतर क्रिया करेंगे, और इससे क्या होगा कि बच्चे में जो एक पीयर लर्निंग होती है, जिसको हम कहते हैं अपने दोस्तों से सीखना, बच्चे अपने दोस्तों से बहुत कुछ बातें सीखते हैं। तो उससे जो उनके विचारों का आदान प्रदान होगा, तो उससे बच्चा बहुत कुछ अधिगम अपने दोस्तों से भी करेगा, अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करेगा, अपने को सुधारेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम उसको, और साथ में सुधारेगा ही नहीं बल्कि एक दूसरे की संस्कृतियों से भी परिचित होगा, उनके संस्कारों से परिचित होगा, उसे पता लगेगा कि क्या चीज समाज में नैतिक है, कौन सी चीज नहीं है। तो इसलिए उसको ग्रुप में इंटरेक्ट करने की भी बहुत अधिक आवश्यकता है। इसके बाद हम आते हैं कि अब जब हम कह रहे हैं कि विद्यार्थी जो हमारा शिक्षक है, इसकी एक अहम भूमिका है विद्यार्थी के विकास में, क्योंकि जो हम एक सपना देख रहे हैं अपने राष्ट्र को निर्माण करने की, जिस राष्ट्र की संकल्प की जो इच्छा है हमें बनाने की, हम ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं कि जो हमारा अपने जैसे पहले हमारा राष्ट्र होता था, जिसमें संस्कृतियां थी, संस्कार थे, उन सब चीजों को हम फिर से लाना चाहते हैं। तो उसके लिए शिक्षक की तो भूमिका है ही महत्वपूर्ण, और साथ में हम उसको हम अपने मतलब, तो इसके लिए क्या होगा कि जो शिक्षक है, तो शिक्षक की अब शिक्षा को भी इस ढंग से करना पड़ेगा कि जिसके साथ हम उसका ऐसा विकास करें कि वो इन सब भूमिकाओं का भूमिका जो अदा करेगा वहां पे, इसको बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से अपनी भूमिका का भूमिकाएं वहां पे निभा सकता है। तो इसमें तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके अंतर्गत जो प्रिंसिपल्स हैं, उसमें जहां एक बार बात कही गई थी कि भारतीय जड़ों और गौरव से जोड़ना है, वहीं पे दूसरी बात उन्होंने एक ये भी कही है, बहुत बिंदु है उसके अंतर्गत। तो उसमें से एक बिंदु जो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, वो उन्होंने कहा है टीचर्स एंड फैकल्टीज एज द हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। यानी कि ये शिक्षा नीति ये मानती है कि जो हमारे टीचर हैं या जो फैकल्टी में पढ़ाने वाले लोग हैं, वो सारे लोग जो हैं वो शिक्षा की जो लर्निंग प्रोसेस होती है, जो बच्चा जिससे अधिगम करता है,
उसका मुख्य केंद्र मतलब जो मुख्य केंद्र है वो वहाँ के टीचर हैं। ठीक है, तो ये जो टीचर हैं, इन टीचर्स को, ये अध्यापकों को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इनके द्वारा ही बच्चों का स्कूल में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में विकास होना है। हम ही बच्चे को एक रास्ता दिखा रहे हैं, हम ही उनके संस्कारों का पोषण कर रहे हैं, हम ही उनमें अच्छी मूल्यों का पोषण कर रहे हैं। तो शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण इसमें भूमिका है। तो इसकी भूमिका के लिए उसकी शिक्षा भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उसकी शिक्षा ऐसी हो जो इन भूमिकाओं को अदा करने में उसको सहायता प्रदान कर सके। तो अब इसमें मैं शिक्षा के लिए मैं सबसे पहला कहना चाहती हूँ कि जहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम अपने जड़ों से और गौरव से जुड़ सकें। तो जो जड़ है हमारी मूल कहाँ से है, हमारी जड़ें। तो अब जैसे हमारे वेद और उपनिषद, बहुत से लोगों को, क्या अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे आज बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, बहुत अच्छे व्यवसाय में जाते हैं, और भारत ही में नहीं विदेशों में जाते हैं। लेकिन वहां जाके जब वो ये सुनते हैं कि भारत के मूल ग्रंथ जो थे वो वेद और उपनिषद हैं, तो उन्हें बड़ा वो लगता है, और वो यहाँ आके वो जानना चाहते हैं कि भारत में वेद और उपनिषद क्या है। तो हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो ऐसी थी कि हमने अपने बच्चों को अपने मूल से दूर रख दिया। अभी भी बहुत से बच्चे हैं जिनके हमारे कहीं सिलेबस में इसके बारे में बताया ही नहीं जाता। संस्कृत के विद्यार्थी जरूर इसके बारे में जानते हैं, या जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है, लेकिन ये सारी चीजें, इसके बारे में हमारे बच्चों को जानकारी नहीं होती है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि शिक्षक की जो शिक्षा है, जो अध्यापक की हम शिक्षा करवा रहे हैं, उसमें इन सब चीजों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। सबसे पहले उन्हें ये जरूर ज्ञान होना चाहिए कि हमारी रूट्स क्या हैं, हम कहाँ से आए, हमारे शास्त्र क्या हैं, हमारे यहाँ कैसे विश्वविद्यालय थे, उनमें किस प्रकार से हमारी शिक्षण पद्धति थी। जैसे आप जानते हैं कि गुरुकुल की बात हम करते हैं, तो गुरुकुल की क्या विशेषता होती थी, या उस समय जो शिक्षा दी जाती थी, नालंदा तक्षशिला की जो हम बात करते हैं, या हम वेदों में अगर जाते हैं तो वहां पे आज हम देखते हैं कि हमारे देश में महिलाएं उतनी शिक्षित नहीं हैं, जबकि हम आज बहुत शिक्षा के, मतलब अभी भी हमारे यहाँ ऐसा है कि महिलाओं का साक्षरता स्तर अभी कम है, पूर्ण नहीं हो पाया है। हम पूर्णतया, महिलाओं का क्या पुरुषों का भी नहीं हुआ। लेकिन अगर हम वेदों की स्थिति में जाते हैं या हम अपने पुराने ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें पता लगता है कि हम कहाँ पहुंच चुके थे उस समय। हमारे, अब देखिए, हम मिसाइल की आज बात करते हैं, वो हमारे यहाँ पहले भी होते थे। आपने देखा होगा ब्रह्मास्त्र होते थे और बहुत सी ऐसी चीजें थी। इसके अलावा हम आज वायुयान की बात करते हैं तो उसमें पुष्पक विमान होते थे। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी तो उस समय भी थी, वहां पे उस समय भी शिक्षा थी। लेकिन वो शिक्षा कैसी थी, वो वास्तव में, अब आज हम ऑनलाइन माध्यम से जयपुर और दिल्ली में संपर्क कर पा रहे हैं, लेकिन उस समय भी संजय बैठे बैठे सारी बात बता देते थे। तो ये सब क्या है, ये किस लिए, इसका मतलब कोई ना कोई टेक्नोलॉजी उसमें थी। तो वो जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि उसमें भी ज्ञान बहुत उत्कृष्ट श्रेणी का था, बहुत ही एडवांस स्तर पे था। लेकिन अब हम जब वहां तक जाना चाह रहे तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या था और क्या गौरव था हमारी राष्ट्र का। तो उसकी भी शिक्षा हमें अवश्य पहले अध्यापक को देनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगी, क्योंकि ये देना इसलिए आवश्यक है, तभी वो अपने विद्यार्थियों को भी इस तरह से उनको अवगत करा सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो अध्यापक की शिक्षा है उसे हमें इस तरह से तैयार करना है कि वो अपने विद्यार्थियों को, जो अपने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास कर रहा है, उसमें करुणा को विकसित करे, वैज्ञानिक चिंतन को विकसित करे। आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है
वो भी क्या है, हम उसको इंटेलिजेंस के रूप में ले रहे हैं, लेकिन हमें इमोशनल इंटेलिजेंस का मापन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको पहले बच्चों में विकसित करने की जरूरत है। किस तरह से वो किस परिस्थिति में किस प्रकार से अपने भावों को प्रदर्शित कर सकते हैं, कहाँ पर उन्हें अपनी दया की आवश्यकता है, कहाँ पे किस तरह से वो दूसरों के साथ अपने मतलब व्यवहार को उन्हें करना चाहिए। साथ में हमें ये भी सिखाना है बच्चे को कि वैज्ञानिक चिंतन क्या है, नए सिद्धांतों की स्थापना कैसे कर सकते हैं, तो ये भी उनको बताना जरूरी है। तो हम जो उसका व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं विद्यार्थी के, तो उसके लिए क्या है कि पहले शिक्षक को ये सब जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हम इस प्रकार से एक संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित कर सकते हैं। क्योंकि ये जो संपूर्ण व्यक्तित्व से मतलब है कि हम बोलते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सर्वांगीण विकास कराना है, लेकिन क्या हम बच्चे का सर्वांगीण विकास आज के दिन कर पा रहे हैं? अगर हम देखें तो हम बच्चे का हम कुछ ही क्षेत्रों में कर पाते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, हमारी जो परीक्षा प्रणाली है वो उसमें हम स्मरण को महत्व दे रहे हैं, तो हम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित नहीं कर पा रहे, ना उसका हम मापन कर पाते हैं। तो इसलिए आज जो हमें मनोविज्ञान पढ़ना है, वहां पे उस बाल मनोविज्ञान में भी हमको परिवर्तन करना होगा। क्यों परिवर्तन करना होगा कि पहले जो हम बाल विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, पुस्तकों में जो पढ़ते आ रहे हैं, हम उन्हीं सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं, लेकिन आज आपने देखा कि परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हो गई हैं। आज का बच्चा जन्म लेते ही एक साल में ही समझिए डिजिटल खिलौनों से खेलने लग जाता है। साथ में डिजिटल खिलौनों से तो खेलता ही खेलता है, और वो 6 महीने से अपने सामने टीवी को पसंद करता है। वो टीवी के चलचित्रों से प्रसन्न होता है। तो जिस बच्चे का ये एक्सपोजर है, तो आज तो हमारा मनोविज्ञान भी बदल जाएगा। तो हमें भी जो अपना बाल मनोविज्ञान है उसको भी हम फ्राइड की थियरी पढ़ते हैं, वो बहुत पुरानी है, लेकिन आज के दिन किस तरह की थियरी हमें स्वयं निर्मित करनी चाहिए। ये अध्यापक शिक्षा जो है, इसमें हमें अध्यापकों के लिए इस तरह के पाठ्यक्रम को सम्मिलित करना चाहिए या पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए। अध्यापक स्वयं इसका निर्माण करें। जहां हम कह रहे थे कि हमें बच्चे को ऐसा बनाना है कि वो सिद्धांतों का अनुपालन तो करे, लेकिन सिद्धांतों का प्रतिस्थापन भी कर सके या सिद्धांतों का प्रतिपादक भी बने। तो यहाँ पे शिक्षक के लिए भी अनिवार्य होगा कि वो बच्चों के साथ कार्य करे और इस तरह से वहां पे कार्य करे कि वो कुछ नए शोध करे उनके साथ, और देखे कि आज के बच्चों की जो मनोविज्ञान है वो किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है। तो हमें इस मनोविज्ञान को भी बदलने की आवश्यकता होगी आज के संदर्भ में। इसके अलावा शिक्षक में हम विद्यार्थियों की, जैसे मैंने कहा कि उसका बहुत बड़ा रोल है कि वो विद्यार्थियों की क्षमताओं का सम्मान करे। तो उसके अब क्षमताओं का अगर हमें सम्मान करना है, तो सबसे पहले उसका क्लास में बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार होगा, वो किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करता है। टीचर की शिक्षा में हमें ये भी बताना होगा कि विद्यार्थी जो है वो विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक जो है उसकी क्षमताओं को विकसित कराने के लिए एक सुगम करता है, वो शिक्षक नहीं। हम आज के दिन शिक्षक को सुगम करता माने। सुगम करता से मतलब यहाँ पे है कि वो जो भी सीखना चाहता है, हम उसके लिए उसको सुविधाएं प्रदान करें, हम उसकी सहायता करें, हम उनको दिशा निर्देश दें, जिससे कि ये बच्चा जो है वो अपनी प्रतिभाओं को, अपनी विलक्षण क्षमताओं को विकसित कर सके, आगे बढ़ा सके, उनका वर्धन कर सके। इसके अलावा कई बार हम लोग देखते हैं कि हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं, और कई बार हम बच्चे को, जैसे हमारे में अभी तक पूर्वाग्रह ये हैं, हम में भी और आप में भी होंगे, कि हम ये मान के चलते हैं कि विज्ञान का विद्यार्थी जो है वो उसके साथ संगीत कैसे पढ़ सकता है, या
हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं कि साइंस वालों के कॉम्बिनेशन अलग होते हैं, आर्ट्स वालों के अलग होते हैं, यानी कि जो कला संकाय में है, जो विज्ञान संकाय में है, उन दोनों के बीच में हम एक बहुत बड़ी कहना चाहिए दीवार बना देते हैं कि ये बच्चे ये नहीं पढ़ सकते, ये नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो आज की शिक्षा नीति है ये कहती है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करती है। मल्टी डिसिप्लिनरी से मतलब ये है कि यहाँ पे अगर बच्चा विज्ञान का है लेकिन वो कहता है मैं संगीत पढ़ना चाहता हूँ, तो हमें उसके लिए सुविधा देनी पड़ेगी, हमें उसके, क्योंकि तभी उसका समग्र विकास हो पाएगा। जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं हम तभी कर पाएंगे। अगर वो कहता है कि वो एक ओर तो इंजीनियरिंग कर रहा है, दूसरी ओर उसका ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है, वो ड्राइंग बहुत अच्छी बना सकता है, वो बड़े अच्छे अच्छे चित्र बना सकता है, तो क्यों नहीं हम उसको अवसर दें कि वो अपनी इस क्षमता का भी प्रयोग करे, उस क्षमता को भी विकसित करे, उसका भी संवर्धन करें। तो शिक्षक को जो ये एक पूर्वाग्रह है हमारे अंदर कि अरे नहीं विज्ञान का बच्चा है तो ये कैसे आर्ट्स का विषय पढ़ लेगा, या मैं ये कहूँ कि मैं विज्ञान की हूँ तो मैं हिंदी कैसे पढ़ ली, तो ये जो है ये हमको उसमें से हटाना पड़ेगा। और ये हम तभी हटाएंगे जब हम अपनी मानसिकता को बदलेंगे। हालांकि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें तो इसको महत्व दिया ही गया है और ये बात कही गई है, लेकिन शिक्षकों की शिक्षा में भी हमें इसको सम्मिलित करना पड़ेगा कि विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार, विद्यार्थी की रुचि के अनुसार हमें उसको विषयों का चयन करने देना चाहिए। इसके साथ ही कितना समय है नंदनी जी? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही नंदनी जी। अभी भी नहीं जी, ठीक है, तो मैं 5 मिनट और लेके फिर समाप्त करती हूँ। इसके अलावा हम जो है इसमें हमें जो शिक्षक अब हमारा आ रहा है इसको हमेशा, जैसे कि मैंने कहा कि हम अभी तक स्मरण पे आधारित, तो हमें जो हमारी कहना चाहिए जो आकलन की तकनीकी होगी उसमें हमें मेमोराइजेशन को इतना महत्व नहीं देना होगा, बल्कि हमें नए रचनात्मक उपागमों के माध्यम से बच्चे का शिक्षण करना होगा। तो हमें बीएड में या जो अध्यापक की शिक्षा है उसमें रचनात्मक उपागमों को महत्व देना होगा। और रचनात्मक उपागम से हम महत्व देने से ये फायदा होगा कि बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करेगा, कोई नई चीज को स्थापित करेगा, वो स्वयं समझेगा कि किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए हम उनको एक तो हमें रचनात्मक उपागमों को महत्व देना होगा अपनी शिक्षण विधियों में जो हम उनको पढ़ाते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा इसमें 1-2 बिंदु और बताती हूँ। और एक जो आज के दिन की हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है कि हम आईसीटी के क्षेत्र में हम बहुत आगे हैं, और आज आईसीटी की ही देन है कि हम और आप इतनी दूर बैठकर भी बात कर पा रहे हैं। तो ये चीज जो है इसको भी हमें अध्यापक शिक्षा में विशेष महत्व देना है, क्योंकि ये महत्व देने से, क्योंकि इससे तो जो हमारा सिलेबस है जिसमें ये जरूरी नहीं है कि वो क्लास में ही, हमें उनको ये भी सिखाना चाहिए यहाँ जैसे नहीं मिल पाते हैं या जैसे मौसम खराब होता है तो उस समय हम किस तरीके से आईसीटी के माध्यम से एक दूसरे के साथ, या हमें कुछ जो अपने पाठ्यक्रम का अंश है उस माध्यम से उनको सिखाना चाहिए। और बच्चे के हमें सतत मूल्यांकन को महत्वपूर्ण समझना होगा। हम जो वार्षिक मूल्यांकन अभी तक करते थे उससे क्या होता है कि हम मेमोरी को मतलब मेमोराइजेशन को अधिक महत्व दे रहे हैं। तो हमें ये करना है कि हम जो मूल्यांकन सिखाते हैं बीएड की कक्षाओं में या एमएड की कक्षाओं में, तो उसमें हमें ये सिखाएं, उनसे नए तरीकों की कोशिश करें और इसके द्वारा हम विद्यार्थियों का आकलन करना उनको सिखाएं और उनको इस आकलन से
हम विद्यार्थी को और अधिक उत्कृष्ट बना सकते हैं, इसमें उसका विकास हम कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ। हाँ मैडम, अब समय हो गया है। अब छात्राएं जो भी पूछना चाहती हैं, उनके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई उत्सुकता है, NEP 2020 को लेकर कोई सवाल है, तो आप अपने सवाल रख सकती हैं। आप यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ खड़ा कर देंगे। हैंड रेज जिसका मुझे दिखाई देगा, मैं उसका नाम आमंत्रित करूंगी और आप अपना ऑडियो और वीडियो अनम्यूट करके मैडम से प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, कविता मीना है। अच्छा, हाँ गीता, कोई बात नहीं, पहले आप प्रश्न कर लीजिए। हाँ, मैं कविता पूछ लिया, फिर मैं पूछूंगी। कविता पूछ। नमस्कार मैडम, मैं गीता दुबे यहाँ की लेक्चरर हूँ अपने कॉलेज में ही जहाँ हूँ मैं। मैम, जो नई शिक्षा नीति आई है बहुत अच्छी है। कोई डाउट नहीं है कि हमें अपनी जड़ों से ये जोड़ेगी, लेकिन हमारे सामने मैम प्रश्न ये है, जैसे अभी आपने उदाहरण दिया था मैत्री, गार्गी, दाधीच, ये मैंने तो पढ़े हैं क्योंकि मेरी एजुकेशन 12th तक की यूपी से हुई है और हायर एजुकेशन मेरी बनस्थली विद्यापीठ से हुई है। तो हिंदी में हमारे पूर्वज एक 6 से लेके 8 तक पुस्तक चलती थी, उसमें हमने ये पढ़ी है। लेकिन बाकी लोग जो शायद हमारी एज ग्रुप के ही होंगे, जिनकी एजुकेशन यूपी से नहीं हुई है, जैसे बनस्थली में मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, वो भी नहीं जानते थे कि गार्गी, दादीश या हमारे जो भी बुद्धिउत्तमा, इनके बारे में। तो क्या ये सिलेबस को इतना चेंज करने में सक्षम हो पाएगी मैम? हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। हाँ देखिए, ऐसा है कि सिलेबस को मतलब हम सिलेबस में कुछ पार्ट, जैसे हम कुछ फंडामेंटल कोर्स बना सकते हैं, फाउंडेशन कोर्सेज शुरू कर सकते हैं उसके साथ, और जिसका जो हम वो रखेंगे, जैसे हम आज का क्रेडिट की बात करते हैं, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि उसमें हम एक क्रेडिट का प्रोग्राम चाहे इसको रख दें, थोड़ा सा हम उसको डाल सकते हैं उसमें, कि जिससे हम कम से कम ये तो जाने कि जिस राष्ट्र में हम रहते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है, हम उनके बारे में जान सकेंगे उसमें। जैसे अब आपने उदाहरण दिया हमारी पूर्वज, मैंने भी पढ़ी है किताब, क्योंकि मैं जब इस मतलब इन कक्षाओं में थी तो मैं भी यस मैम में रहती थी, तो बस बहुत पता लगा था। तो जैसे बच्चों के लिए हम इस तरह से इंटरेस्टिंग किताबें अभी भी रखते हैं छोटी क्लास में, और बड़े क्लास में हम कुछ ऐसे, जैसे विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उन्हें पता नहीं होता है इन सब चीजों के बारे में, तो उनके लिए हम एक कुछ फाउंडेशन कोर्स शुरू कर सकते हैं, चाहे हम 10 दिन का करें, चाहे हम 5 दिन का, 1 हफ्ते का करें, कुछ इस तरीके से क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम हम बना सकते हैं, जिसमें हम इन सब चीजों की जानकारी संक्षिप्त में उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क में हमें एक जागृति करनी है। जब उसमें जागृति हो जाएगी तो वो स्वयं फिर इनके बारे में देखेगा, ढूंढेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि बच्चे बाहर से आके यहाँ आके कहते हैं कि वेद और उपनिषद क्या है, तो जब उनमें जागृति हो गई तभी उनमें ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो इस तरीके से जागृति डालने की उनके मस्तिष्क में एक, हमें कहना चाहिए कि ऐसी चीज वहां पे एक स्पार्क करना है उसके माइंड को, कि वो इनके बारे में जानने के लिए कोशिश करेगा। मैम ये एक्चुअली कॉल। हाँ मैडम, हम इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट वर्क करवा सकते हैं जो हमारी पुरातन संस्कृति से संबंधित हों, महापुरुषों के जीवन से संबंधित हों, और विद्यार्थियों को ऐसे शैक्षणिक भ्रमण पर भी ले जाया जा सकता है, ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी करवाए जा सकते हैं, जिससे उन्हें इन सब चीज़ों का ज्ञान हो। हाँ गीता, अब मैं नेक्स्ट को बुलाऊं? हाँ मैम, हाँ नेक्स्ट। हाँ कविता मीना, अब आप अपना क्वेश्चन रखिए। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। मैम हम ये पूछना चाहते थे, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल की जो मेथड था पहले, जैसे कि 10+2 था और अब 5-3-3-4 का हो गया है, तो मैम ये कॉलेज के अंदर भी है क्या? क्योंकि हमने पढ़ा था कि कॉलेज के अंदर अगर 1 साल का कोई कोर्स किया जाता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के स्टूडेंट को डिप्लोमा दिया जाएगा। ये बेटा ऐसा है कि जो कॉलेज
की पढ़ाई होती है उसके बारे में कहा गया है कि जैसे अभी तक हम 3 साल का कोर्स थे और उसमें क्या होता था कि 3 साल की जो पढ़ाई होती है उसके बाद हमें ये डिग्री मिलती थी। अभी जो नई शिक्षा नीति है, जो मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज कही गई है कि अगर 1 साल तक ही कोई पढ़ पाता है, किसी की परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाता, तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो उसमें इसके क्रेडिट्स होंगे, उन क्रेडिट्स को क्रेडिट बैंक में रख दिया जाएगा, ठीक है। और जब वो 4 साल बाद फिर उसे लगता है कि मैं अपनी शिक्षा पूरी करूं, तो वो आगे आके इसमें कर सकता है। इसलिए इसमें 1 साल के लिए एक मिनट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 1 साल में शायद डिप्लोमा है, दूसरे हाँ मैडम, इसमें इसी तरह से है। 1 साल यदि विद्यार्थी पूरा करता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, यदि 2 साल करता है तो उसे डिप्लोमा, और यदि वो 3 वर्ष पूरे करता है तो उसे ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। और यदि 4 साल वह विद रिसर्च करता है तो ग्रेजुएशन विद रिसर्च इसमें दिया जाएगा। और इसका लाभ उसे पीजी क्लासेस में भी मिलेगा। पीजी क्योंकि 2 वर्ष का होता है, अब 1 वर्ष का यदि उसने रिसर्च कार्य कर रखा है तो उसे पीजी केवल 1 वर्ष के लिए ही करना होगा। और यह चीज हम महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, क्योंकि लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद उनका गृह जिला बदल जाता है, शहर बदल जाता है या स्टेट बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगी, या कुछ समय का यदि गैप आ जाता है तो पुनः अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकेंगी। आ सकता है। और जैसा कि आपने कहा महिलाओं के लिए, अब इससे पहले मेरा महिलाओं के आयाम के ऊपर ही भाषण, ये लेक्चर था, तो उसमें मैंने यही बिंदु लिया था कि ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है कि महिलाओं के लिए वो अपनी किसी कारणवश अगर शिक्षा को बीच में छोड़ भी देती हैं तो वो दोबारा आ सकती हैं उसमें। अदरवाइज अभी तक ये होता था कि एक महिला की 1 साल के बाद शादी हो गई तो फिर वो बेचारी दोबारा शुरू से काम करेगी, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये तो अब मतलब इसमें कम से कम ऐसी स्थिति नहीं आएगी। हाँ पिंकी, आपने हैंड रेज किया है, आप अपना क्वेश्चन रखें। मैम हमें एक क्वेश्चन, एक मिनट, एक्सक्यूज मी मैम, इसी बात में मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। लाइक अभी मेरी शादी जुलाई अगस्त में होने वाली है, तो मेरा स्टेट भी चेंज हो जाएगा, मेरा राजस्थान से यूपी हो जाएगा। अगर ऐसी परिस्थिति मेरे साथ बनती है तो ये क्या अभी पॉलिसी अभी लागू हो जाएगी? हाँ नहीं, ऐसा है, पॉलिसी अभी तो लागू नहीं हुई है लेकिन हो जाएगी बहुत जल्दी, जैसा कि कहा जा रहा है। और अगर लागू हो जाती है तो फिर आपको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन जब पॉलिसी आई है तो निश्चित ही लागू होगी, आज नहीं तो कल जरूर इसको लागू होना है। क्योंकि अभी मेरे ख्याल से सरकार से अभी ऐसा कुछ वो आया नहीं है कि कब तक ये लागू हो जाएगी, परंतु इसको की तैयारियां उन रूप से चल रही हैं। आप बताइए, कुछ आपको पता हो तो? जी, 2022-23 तक इसकी अनुशंसाओं को पूरी तरह लागू करने की बात कही गई है और इसके लिए प्रयास चल रहे हैं, विचार मंथन चल रहा है। हमारी बीएड की भी कुछ छात्राएं ऐसी रहती हैं कि जिनकी शादी होने के बाद कई बार उन्हें छोड़ना पड़ जाता है 2 वर्षीय बीएड में, तो अब ऐसी घटनाएं उनके साथ नहीं होंगी, जैसा कि अभी एक छात्रा ने भी आपसे पूछा। मैम, जैसा कि आपने बताया कि 4th ईयर में रिसर्च से रिलेटेड जो होता है, तो मैम उसके अंदर ये जो रिसर्च वाला होता है ये पीएचडी के बराबर की मतलब वो माना जाता है, या फिर इक्विवेलेंट उसके ही बराबर होता है, या फिर मतलब कुछ और होता है ये रिसर्च का? नहीं, ये पीएचडी की रिसर्च वर्क से बिल्कुल अलग है। यदि किसी ने रिसर्च के साथ ग्रेजुएशन किया है 4 ईयर का, तो इसका लाभ उसे पीजी में मिलता है, फिर पीजी जो है वो 1 ईयर का हो जाता है। हाँ मनदीप, आप अपना प्रश्न रखिए। यस मैम, पीजी शायद है इसमें। एक और मैम, रजनी मैम जी, ये आपने लास्ट में बताया था मूल्यांकन से रिलेटेड जी, तो उसके बारे में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेरी भी थ्योरी है कि मेरी थ्योरी वीक रहती है, मैं रट नहीं सकती उसको, मेरे को जब तक मैं उसको समझ नहीं सकती तब तक मेरे को वो लर्न नहीं होती है। हाँ नहीं बेटा, ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। बेटा ऐसा है, मैंने कहा था कि मेमोरी और समझना अलग चीज है। मेमोराइजेशन करने से मतलब होता है किसी चीज को रट लेना बिना समझे हुए, और समझने में अगर आप समझ रहे हैं तो उसको रट नहीं रहे हैं कि अगर पढ़ेंगे
ये तो बच्चा ये है कि कोई जल्दी रट लेता है कुछ, वो अलग चीज है रटना, और ये जो है जिसको हम मतलब मेमोराइजेशन कह रहे हैं। लेकिन जो आप कह रही हैं कि मैं समझती हूँ, यानी कि आप उस चीज के बारे में कॉम्प्रहेंशन करती हैं, उसको समझती हैं, और समझने के लिए आप उसका विश्लेषण करती होंगी, जो भी करेंगी उसको समझ रही हैं किसी तरीके से, क्योंकि सबकी है तो वो जो है तो वो अलग चीज है। मेमोराइजेशन उसको नहीं कहेंगे हम, ज्यादा समझ के पढ़ रहे हैं, और हमें समझ में तभी आता है जब हम उसको किसी तरीके से अपने ढंग से समझते हैं। यस मैम। मैम मुझे पूछना था कि जैसे कि मैम ने बताया कि हमें मूल्यांकन कर्ता नहीं बनना है, हमें आकलन कर्ता बनना है, तो हमें आकलन मतलब किस प्रकार से कर सकते हैं बच्चे का, ये पूछना था। अच्छा, हाँ बेटा, ये आजकल आपने देखा होगा बीच में ये स्कीम चली भी थी कि बच्चों का हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद उनका आकलन करते हैं। जैसे मूल्यांकन में तो क्या होता है कि हम पूरे साल तक बच्चों को पढ़ने के लिए दे देते हैं, और फिर एक बार उनसे कहते हैं कि सारा तुम मतलब तुम्हारा एग्जाम होगा और फिर तुम्हारा मूल्यांकन होगा। लेकिन आकलन में क्या है, आकलन में ये है कि जैसे हम जैसे यूनिट टेस्ट लेते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम कि कुछ पोर्शन उनको समझाने के बाद हम बच्चों से कहते हैं कि अब हम आपका असेसमेंट करेंगे। तो असेसमेंट में हम इस तरीके से अपनी मतलब प्रश्न पत्र को या असेसमेंट के लिए जो क्राइटेरिया हम बनाते हैं उसमें इस तरह से हम बनाएंगे कि हमें ये पता लगे कि बच्चा कहाँ पे कमजोर है, कौन सी बात को वो ठीक से नहीं समझा है। तो उसको जब वो नहीं समझा है तो हम उसे बताएंगे कि हमें इसे किस तरीके से आपके कहाँ पे आप इसको यहाँ पे दोबारा समझो, या इसको फिर से हम उसको समझाएंगे बच्चे को और देखेंगे वो क्यों नहीं समझ पा रहा उसको। तो वो है आकलन करना। आकलन में हमेशा उसका इम्प्रूवमेंट जुड़ा रहता है विद्यार्थी का, इसलिए हम आकलन करते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चे को अधिगम करता जो है हमारा, उसको हमें अधिगम कराना है। तो इसलिए हमें आकलन करता बनना है, मूल्यांकन करता नहीं बनना है। मूल्यांकन तो लास्ट में होता है कि कुल कितना सीख रहा है बच्चा। हमारा प्रयास है बच्चा सीखे, हमारा ये प्रयास नहीं है कि कुल कितना सीखे। हम ये चाहते हैं कि वो सीखे और उसके जो सीखने में, जो अधिगम करने में बाधा आ रही है, उस बाधा का निराकरण करना हमारा कर्तव्य होता है। जी मैडम, बच्चे का इस प्रकार से हम मूल्यांकन करें कि उसके ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का समग्र मूल्यांकन हो। 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जिसे कहते हैं वो बनाया जाए, जिसमें उसके साथी, अध्यापक और स्वयं भी अपने आप का आकलन करें। ये गुड आफ्टरनून मैम। मैम एक तो मुझे मेमोराइजेशन का पूछना था, वो आपने बता ही दिया। और मैम दूसरी चीज ये थी, जैसे रचनात्मक उपागमों को महत्व देना होगा, आपने ये बताया था लास्ट में। तो मैम कैसे रचनात्मक उपागम, मतलब ये समझ में नहीं आया, कैसे करना होगा इसका? बेटा, इसके रचनात्मक उपागम में हमें बच्चे को ज्ञान का निर्माण स्वयं करने देना है। इसका मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ। वैसे तो इसके अंतर्गत आपने थियोरी में पढ़ा होगा 5E को हम लेते हैं, ठीक है। तो 5E के अंतर्गत यह है कि पहले हम बच्चे को इंगेज करें उस कार्य में, जो कार्य हम उससे करवाना चाहते हैं वो उसको देखे, और फिर उसके बाद उसको परखे कैसा है, कहाँ है, क्या इसमें अंतर है, दूसरे से किस तरह से अलग है। और उसके बाद इस तरीके से करने के बाद लास्ट में वो देखे कि अच्छा ये इससे इसलिए भिन्न है या ये क्यों भिन्न है। यानी कहने का मतलब ये है, रचनात्मक उपागम में क्या है कि वो स्वयं देखी गई चीज कैसे बन रही है, इसमें किस तरह से इसका विकास हो रहा है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आप मानव साइंस के विद्यार्थी हैं, आप बच्चे को बीज का अंकुरन पढ़ाना चाहते हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं क्लास में जाऊं, बहुत सुंदर चार्ट ले जाऊं और सारे चार्ट से उसकी स्थितियां दिखा दूं कि पहले दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन ऐसा हुआ, तीसरे दिन ऐसा हुआ। और दूसरी स्थिति यह है कि अगर मैं रचनात्मक उपागम का प्रयोग करूंगी तो मैं बच्चे से कहूंगी कि आज घर जाके आपको 2 बीज अपने गमले में लगाने हैं, रोज उसमें पानी डालना है, और उसके बाद रोज आपको सुबह देखना है कि क्या परिवर्तन आ रहा है। उस स्वयं उसको देखेगा और उसके बाद वो निष्कर्ष प्राप्त करेगा कि पहले दिन ऐसा होता है, फिर इसमें से पत्ती निकलती, फिर इसमें से अंकुरण होता है, अंकुरण में से फिर छोटी सी पत्ती आती है, फिर वो बड़ा होता है, फिर कैसे उसमें से तना बनता है, कैसे शाखाएं निकलती हैं, कैसे पत्तियां बनती हैं। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन जब बच्चा स्वयं करेगा तो वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। और अभी अगर हम उसे ऊपर से बता दें, जैसे कि हम प्राय करते हैं अपनी क्लास में, हम कहते
हैं कि इसकी ये स्टेज होती है, पहले ये होता है, फिर दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, तो उसमें क्या है, बच्चा रटेगा उसको। और इसमें क्या करेगा बच्चा, उसकी खुद ज्ञान की रचना खुद कर रहा है कि पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन ये हुआ, तीसरे दिन ये हुआ। तो ये है रचनात्मक उपागम। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। और वैसे इसके सिद्धांत में अगर आप पढ़ेंगे तो 5E इसके अंतर्गत आता है। थैंक यू मैम। मैम संस्कृति महेश्वरी। मैम जैसे कि आपने कहा कि अलग अलग दिशा मतलब अलग अलग कम्युनिटी के हमारे पास बच्चे आते हैं, तो मैम उनके सबके लर्निंग प्रोसेस अलग अलग होती है। कोई बहुत जल्दी कैच कर लेता है, कोई कुछ लेट करता है। तो ऐसी स्टडी में, ऐसी हमें शिक्षण प्रणाली में हमें उस बच्चे के ऊपर केस स्टडी हम अप्लाई कर सकते हैं कि बच्चे में क्या लर्निंग प्रोसेस क्यों नहीं हो पा रही है, या ऐसा क्यों हो रहा है कि वो जल्दी से सीख नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हाँ बेटा, इसमें एक तो मैंने संशोधन करना चाहूंगी मैं तुम्हारा। आपने कहा कि अलग अलग कम्युनिटी के बच्चों की लर्निंग प्रोसेस अलग होती है, ऐसा नहीं है। पहली बात, ठीक है, बच्चा किसी भी कम्युनिटी का हो, हर बच्चे की लर्निंग प्रोसेस अलग हो सकती है। कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किसी भी कम्युनिटी का बच्चा बहुत अच्छा लर्न कर सकता है, किसी का कम कर सकता है। ये इसकी कई कारण हो सकते हैं, कई कारक हो सकते हैं जो उसकी लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको ये देखना है कि हम सभी बच्चों के साथ, हम सब बच्चे के लिए एक सुगमकर्ता बने। जो बच्चा जिस तरीके से सीख रहा है, और अगर उसका मतलब कई मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई कारण हो सकते हैं, और अगर बाई चांस उसका मानसिक स्तर या मानसिक कुछ ऐसी स्थिति है कि उसका जो वो स्लो लर्नर अगर है, तो हमें फिर उसको स्लो लर्नर के बच्चे के साथ ही जैसे हम व्यवहार करेंगे उस तरीके से पड़ेगा, ज्यादा समय देना पड़ेगा, ज्यादा एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये भी कहा गया है कि हमें हर तरह के बच्चे को विकसित करने, कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई बच्चा स्लो लर्नर आ जाता है, तो हमें उसके साथ थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। वो एक बार में नहीं समझता, उसको हम 2 उदाहरण देते हैं, 2 से नहीं समझता, तीसरा उदाहरण देते हैं। तो हमें अपनी जो शिक्षण मेथड है या हमारा जो शिक्षण का उसका वागम है, उसको हम उसके अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। थैंक यू मैम। प्लीज मैम। बहुत अच्छा लगा बच्चों से इंटरेक्ट करके। स्टूडेंट्स लगता है मैडम को छोड़ना नहीं चाहते, बहुत क्यूरियोसिटी है, बहुत प्रश्न है इनके दिमाग में। चलिए पूछिए आप अपना प्रश्न। जैसे कि आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बताया कि जो हमारी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें अगर साइंस का स्टूडेंट है तो वो साइंस फील्ड में ही कुछ कर सकता है। तो मैम उसमें बच्चों को अगर इंजीनियर के फील्ड में जाके भी अगर उसे ड्राइंग या आर्ट्स के बारे में अगर इंटरेस्ट है, तो मैम उसे वो सरकार के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो मैम हम ये पूछना चाहते थे कि टीचर्स को भी मतलब इस बारे में अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी। जैसे हमने BSc कर रखा है और उसके बाद हमने MA किया है, तो मैम क्या टीचर्स को भी सुविधाएं दी जाएगी कि वो मल्टीपल फील्ड में जाके बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, उन्हें भी कुछ मतलब फ्रीडम दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे टीचर एजुकेशन की वो कॉलेजेस खुलेंगे, उनको मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस में ही रखा जाएगा, उसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रखा जाएगा, जिससे जो हमारा टीचर एजुकेशन पाने वाला जो हमारा विद्यार्थी है वो भी अन्य सब्जेक्ट्स के साथ मतलब उनको भी ले सकता है अपने साथ। धन्यवाद मैडम। छात्राएं बहुत ही जिज्ञासु हैं और आपसे बहुत कुछ पूछना चाहती हैं, और आपने भी अपने वक्तव्य में बहुत ही प्रभावी ढंग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसके प्रावधानों, अध्यापक की बदलती हुई भूमिका और अध्यापक शिक्षा के भावी स्वरूप के बारे में हमें बताया। आपने इसे बहुत ही सरल सहज शब्दों में उदाहरणों के माध्यम से हमारे समक्ष स्पष्ट किया, जिसमें आपका लंबा अनुभव और ज्ञान भी शामिल था, जो वर्षों के कार्यकाल में शिक्षा से जुड़े रहने के कारण आया है। 2030 तक स्कूल शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed होगी, क्योंकि जो वास्तव में शिक्षण व्यवसाय में आना चाहता है वह 12वीं कक्षा के बाद ही यह निश्चय कर लेगा कि उसका दृष्टिकोण और रुचि वास्तव में शिक्षण व्यवसाय के प्रति होगी। ए राइट पर्सन शुड बी ए टीचर। योग्य और मेधावी छात्र शिक्षण व्यवसाय में आए, इसके लिए मेधावी छात्रों को प्रवेश हेतु आकर्षित करने के लिए बड़ी संख्या में मेरिट स्कॉलरशिप दी जाएगी, और B.Ed की डिग्री पूरी करने के बाद उन इलाकों में उनके लिए रोजगार भी सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट शिक्षकों की कमी न रहे। 2021 तक
अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE भी तैयार किया जाएगा, ताकि पूरे देश में शिक्षक शिक्षा के स्तर में समानता बनी रहे। शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास के लिए उन्हें अवसर दिए जाएंगे और ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे जहां अध्यापक शिक्षण से संबंधित नवाचारों और नवीन प्रणालियों को सीख सके। प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष 50 घंटे CPD में हिस्सा लेना अनिवार्य होगा। विशेष बात यह है कि इसके अंतर्गत अध्यापक को अपनी शिक्षण विधि को विकसित करने की स्वायत्तता और स्वतंत्रता दी गई है। वह अपने अनुकूल ऐसी विधि जो कि उसके विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि करती हो, जिसमें कि उसके विद्यार्थी रुचि लेते हो, ऐसी विधि वह स्वयं अपने स्तर पर विकसित कर सकता है और उसका प्रयोग कर सकता है। यह सब प्रयास और प्रावधान इसी उद्देश्य से किए गए हैं कि उत्कृष्ट और योग्य व्यक्ति शिक्षण के क्षेत्र में आए, जिसमें शिक्षण के प्रति पैशन हो, डेडिकेशन हो, और जो शिक्षण को केवल प्रोफेशन न समझे और वह निरंतर अपने आप को अपग्रेड करता रहे, परिष्कृत करता रहे। यहाँ महाभारत काल की एक छोटी सी कहानी का मैं उल्लेख करना चाहूंगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति में कहानी आधारित शिक्षण को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है और वास्तव में कहानी प्रभावी भी होती है। महाभारत के समय का मैडम ने भी जिक्र किया। मैं महाभारत के समय के ही एक प्रसंग, एक घटना के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। महाभारत में जब युद्ध होना सुनिश्चित हो गया था, हस्तिनापुर में युद्ध की तैयारियां चल रही थी, तब भीम का पौत्र बर्बरिक, जो घटोत्कच का पुत्र था, वह पांडवों के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ युद्ध करूंगा। तभी श्री कृष्ण वहां आते हैं और बर्बरिक से पूछते हैं कि तुम तो शिक्षा प्राप्त करने गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? बर्बरिक बड़े गर्व से कहता है, मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, शिक्षा पूर्ण हो गई है? शिक्षा तो उस आकाश की तरह है जो यदि व्यक्ति कितना भी ऊपर उठ जाए वह दूर ही प्रतीत होता है। यानी ज्ञानी तो वह है जो इस सत्य को जान ले कि वह कितना अज्ञानी है। शिक्षा कभी पूर्ण नहीं होती, यह तो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसलिए एक शिक्षक को सदैव सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान असीमित है और सीखने की कोई सीमा नहीं होती। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि यह शिक्षा नीति 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीद है, विश्वास है, भविष्य के प्रति जिज्ञासा है और यह समय की मांग भी है। किंतु इसके प्रति आशंकाएं भी हैं, चिंताएं भी हैं कि इसकी क्रियान्विति कितने प्रभावी ढंग से होगी, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के समन्वय की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ साथ ही समुदाय, अभिभावक, स्कूल प्रशासन और छात्रों की सहभागिता और सक्रियता भी उतनी ही जरूरी है। और इन सबसे भी महत्वपूर्ण है अध्यापकों की निष्ठा और सक्रियता। इसलिए अध्यापक को निरंतर प्रयास करते रहना होगा। जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते वो निश्चय मंजिल पाते हैं। एक बार पुनः धन्यवाद मैडम, आपके उद्बोधन से हम सबके मन मस्तिष्क में 21वीं सदी के शिक्षक की एक तस्वीर बन गई है, जिसे मनोविज्ञान में हम स्कीमा कहते हैं। बस अब हमें उस तस्वीर में खूबसूरत रंग भरने हैं। सभी प्रतिभागियों को भी मेरा एक बार पुनः धन्यवाद।